हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति। आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर जो है वो यूपीएससी सीएससी का अब एक जनरल स्टडीज का परमानेंट पार्ट बन चुका है और इससे जो प्रश्न आ रहे हैं वो बहुत ही गजब के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन्हीं सारे सवालों के उत्तरों के साथ, उन्हीं सारे सवालों के अकॉर्डिंग हम लोग जो है कुछ टॉपिक सेलेक्ट करके आपके लिए लेके आए जो भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति पर आधारित है। मेरी कोशिश होगी कि हम नितिन सिंघानिया की जो पुस्तक है उसके रिगार्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो सिंधु सभ्यता पर बेस्ड कि सिंधु सभ्यता का भारतीय कला एवं संस्कृति में क्या योगदान है, इसी आधार पर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक इट। बच्चों, ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है। एक्चुअली में अगर आप अनअकैडमी को फुल टू यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस लेना चाहते हैं, या आप, मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे यूज़र्स हैं जो अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने के बाद ही आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है इसको डाउनलोड करेंगे आप लोग। और डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, इसको डाउनलोड करने के बाद मैं आपसे कहूँगा कि मान लीजिए अगर आप सर्च करना चाहते हैं कि मैं अनअकैडमी के ऐप पर मेरी क्या स्टेटस है, तो आप यहाँ पर मेरा नाम सर्च करिए। सबसे पहले MOHD, ठीक है, NADIM। इसको सर्च करने के बाद आप मुझे फॉलो कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो क्लासेस हैं वो जो ऐप पर होती हैं वो आपको मिल जाए, तो आप मुझे फॉलो करिए। फॉलो करने का फ़ायदा ये होगा कि मेरी जो क्लासेस होंगी वो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, तो अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है ये नेसेसरी है, ये ज़रूरी है। इसके बिना आप अनअकैडमी का जो लाभ है वो नहीं पा सकते। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप ये अबाउट मी का सेक्शन है, ये यहाँ से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं। आप एक्चुअली में जानना चाहेंगे कि ये कहाँ पर आते हैं, तो ये अनअकैडमी के जो रिजर्व प्लेटफॉर्म है उस पर क्लासेस लेते हैं। जैसे सुदर्शन गुज्जर सर ज्योग्राफी, मोरनाल पटेल सर इकोनॉमी, प्रकाश कुमार सर, मुदित गुप्ता सर, रोमन सैनी सर, ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स में आते हैं। ठीक है, आप इनसे अपनी क्लासेस ले सकते हैं अनअकैडमी पर एडमिशन लेने के बाद। यहाँ पर आप देख लीजिए, अनअकैडमी पर अगर आपको एडमिशन लेकर पढ़ाई करना, पहली चीज़ तो ये है कि आप अनअकैडमी पर क्यों एडमिशन लोगे, क्या ज़रूरत है अनअकैडमी पर एडमिशन लेने की। तो इसका आंसर ये है कि अनअकैडमी इज़ अ चीपेस्ट प्लेटफॉर्म इन द कंट्री। ये सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है। लेकिन सस्ता होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो है आपको कंटेंट्स कम प्रोवाइड कराए जाएंगे या क्वालिटी कम मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ की जो क्वालिटी है बहुत शानदार है। जिस प्लेटफॉर्म पर सुदर्शन गुज्जर सर, रोमन मुन्नाल पटेल सर, रोमन सैनी सर और देश के बेहतरीन टीचर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर आप समझ जाइए कि ये श्योरिटी है कि आपकी जो उम्मीदें हैं, जो आप चाहते हो, वो सब कुछ आपको मिलेगा। मतलब इस वक्त अनअकैडमी एक शानदार प्लेटफॉर्म है देश का। तो यहाँ पर मैं बताऊं कि अगर मान लीजिए जैसे जनरल स्टडीज़ है, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है,
जैसे एथिक्स है, जैसे सीसैट है, एवरीथिंग। जो भी अगर आप यूपीएससी सीएससी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आकर इससे जुड़िए और आप बहुत आसानी से 1 साल के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के बेहतरीन टीचरों से जो अनअकैडमी है वो इस समय सजी हुई है। तो अनअकैडमी पर एडमिशन लेने के लिए आपको जानना चाहिए कि 2 प्लान आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेने के लिए 2 प्लान है, प्लस और आइकॉनिक। देखिए, प्लस जो है वो नॉर्मल प्लान है, इसमें 1 महीने से लेकर पूरे 3 साल तक का प्लान है। यहाँ पर पूरी फीस लगी हुई है। जो अब सिविल सर्विसेज के लिए कम से कम 1 साल तो होना ही चाहिए सब्सक्रिप्शन, या 2 साल, दो या दो एक कम से कम सिविल सर्विसेज के लिए कम से कम 1 साल का तो एडमिशन होना ही चाहिए, नहीं तो 2 साल, नहीं तो 3 साल। तो इनमें से आप सेलेक्ट कर लो आपको कितने साल का सब्सक्रिप्शन लेना है, एडमिशन लेना है। और ये चीज़ है कि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपसे प्रोमो कोड पूछा जाएगा, रेफरल कोड पूछा जाएगा। रेफरल कोड वो चीज़ होती है जिसको यूज़ करने के बाद आपकी फ़ीस में 10% की कमी ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो रेफरल कोड है MNUS। Okay, MNUS is referral code. When you are going for the subscription, you can use the referral code MNUS. Then you will get 10% deduction on your subscription on your fee. Okay, तो जैसे ही आप MNUS को यूज करेंगे आपकी फीस में 10% की कमी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये क्या है भाई? तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज अ स्पेशल सब्सक्रिप्शन प्लान। ये स्पेशल प्लान है जिसमें क्या है कि प्लस की सारी खूबियां तो आपको मिलेंगी, साथ में एक कोच या गाइड भी आपको मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। मतलब ये है कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कुछ ज़रूरत है, कुछ पूछना है, तुरंत पूछना है, तो आप अपने कोच या गाइड को फ़ोन लगाइए, अपने कोच को फ़ोन लगाइए और उनसे आप तुरंत पूछ लीजिए। तो ये मेरा मानना है कि अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेने जा रहे हैं, सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन। ये शानदार है क्योंकि इसमें आपकी समस्याओं का त्वरित निवारण है। और इसमें भी वही है कि इसमें देखिए 1 या 2 महीने का तो प्लान है नहीं, इसमें 1 महीने का कोई प्लान नहीं है। ये सीधे 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए यहाँ पर फी दी हुई है इसकी। जैसे ही आप रेफरल कोड यूज़ करोगे MNUS, वैसे ही इसमें 10% की कमी हो जाएगी। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। अनअकैडमी ने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए भी अपना प्लान रखा हुआ है। अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें से पढ़ना है, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना है इसमें से, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर उसका भी यहाँ प्लान है कि कैसे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट करेंगे, कितने महीने का लेंगे। ठीक है, ये पूरा सब कुछ यहाँ शीट पे दिया हुआ है, आप देख लीजिए, इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपसे वही बात पूछी जाएगी कि आपके पास कोई रेफरल कोड हो तो यूज़ करिए। तो MNUS जो रेफरल कोड है इसको यूज़ कर दीजिए, 10% आपकी फ़ीस में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। और बच्चों, आज का जो टॉपिक है, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आर्ट एंड कल्चर के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। और आर्ट एंड कल्चर में हम लोग जो है वो सिंधु सभ्यता की बात करेंगे। सिंधु सभ्यता में जो कला एवं संस्कृति जो है उसका जो विकास हुआ उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप देख सकते हैं जाकर, जो है UPSC CSC से रिलेटेड कोई बुक हो 10 ईयर्स, उसमें आप देखिए बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो टॉपिक हम उठा रहे हैं सिंधु सभ्यता में, वो उठा रहे हैं सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन। ठीक है ना, यानी वहाँ की जो नगर व्यवस्था थी वो कैसी थी, क्या क्या उसकी खूबियाँ थी, क्या उसकी स्पेशलिटी थी, इस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि सिंधु सभ्यता के बारे में एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए बच्चों।
वो है कि सिंधु सभ्यता की शुरुआत कब से हुई, सिंधु सभ्यता की एंड कब तक हुई। तो यहाँ पर चलिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। देखिए, सिंधु सभ्यता की शुरुआत कब से हुई और इसका समापन कब तक हुआ, इस पर बहुत सारे विद्वानों की अपनी राय है। लेकिन एक एक्यूरेट जो डेट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए डेट, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन, ठीक है। सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन, ठीक। देखिए साहब, सबसे पहले तो इस चीज को आपको जानना है कि जिस वक्त सिंधु सभ्यता थी, आज से 4,500-5,000 साल गुजर गए। आप यकीन नहीं करोगे कि आज जो आप अपनी सोसाइटी में देख रहे हो, स्विमिंग पूल देख रहे हो या पक्के मकान देख रहे हो, या फिर आप जो कॉलोनी सिस्टम देख रहे हो, शहरों में जो कॉलोनी होती है, इस तरह की व्यवस्था है, ये सब कुछ हम सिंधु सभ्यता में उस जमाने में पाते हैं। यही तो बात है ना कि सिंधु सभ्यता को जब पहली बार खोजा गया तो खोजने वालों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली कि यार 4,500 और 5,000 साल के बाद अगर ये चीज मौजूद थी, 4,500 और 5,000 साल के बाद आज दुनिया जिस मुकाम पे पहुंची है वो चीज पहले मौजूद थी। तो ये इतना ज्यादा हैरत अंगेज बात थी कि आज भी ये दुनिया के सामने एक उत्सुकता का विषय है कि आखिर सिंधु सभ्यता के अंदर वो कौन सी बात मौजूद थी, कैसे लोग थे जिन्होंने अपने जमाने से हजारों साल पहले का काम कर दिखाया। तो आज हमको और आपको यही देखना है कि आखिर वो कौन सी यूनिक बातें थी वहां की सभ्यता में, वहां के कल्चर में, वहां की संस्कृति में, जिस पर आज रिसर्च हो रहा है, जिस पर आज अध्ययन हो रहा है। वो कितने अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि देखिए साहब, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, आप कह सकते हैं कि सर मतलब जो पुरानी चीजें जो बीत गई, जो बीत गई सो बीत गई, क्या जरूरत है बीत गई चीजों को उभारने की या ऐसा काम करने की। तो देखिए साहब, इतिहास का मकसद ये है, इतिहास का मकसद मुर्दों को जिंदा करना नहीं है। इतिहास का मकसद है कि उस जमाने में जो अच्छी बातें थी उसको फाइंड आउट करना और इस दौर के लोगों तक पहुंचाना, ये बताना कि उन्होंने ये गलती की जिसकी वजह से इसका परिणाम उन्हें ये भुगतना पड़ा, और आप भी ये गलती करोगे तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो एक बड़ा ही मेजर ये विषय है कि सिंधु सभ्यता जो है, कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता जो अपनी क्लाइमेक्स पे थी लेकिन बड़ी तेजी के साथ खत्म भी हो गई। तो आखिर क्या गलतियां उन लोगों ने की, कौन से भूल उन लोगों ने की जिसके कारण वो खत्म हो गई, ये सब कुछ मैटर ऑफ द डिस्कशन है। ये सब कुछ आपके सामने आएगा इसी सीरीज के अंतर्गत। आर्ट एंड कल्चर जो सीरीज हम लोगों ने शुरू की है यूट्यूब पर, इसके अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर ये है कि देखो, हमें दोनों चीज़ें देखनी है, हमें प्रीलिम के एस्पेक्ट से भी देखना है और मेंस के एस्पेक्ट से भी देखना है। तो एक चीज और बच्चों आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस जमाने में सिंधु सभ्यता थी, एक प्रश्न उठता है कि क्या उस जमाने में कोई और भी सभ्यता थी, क्या उस जमाने में कोई और भी सिविलाइजेशन मौजूद थी। तो जी हाँ, इस जमाने में सिंधु सभ्यता के पैरेलल जो है वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक, और क्या थी, और थी मिस्र की सभ्यता।
तो यकीन मानिए दुनिया की 3 महानतम सभ्यताओं में से एक थी हमारी सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो ये 3 सभ्यताएं उस समय दुनिया में मौजूद थी जिनको आप ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं। उस जमाने में और भी सभ्यताएं थी, ऐसा नहीं था कि यही थी, लेकिन दिस आर द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की महानतम सभ्यताओं में से एक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखें आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो नगर नियोजन है। क्या है? नगर नियोजन। और नगर नियोजन में हमें बात करना है कि सिंधु सभ्यता में खास बातें क्या थी, सिंधु सभ्यता में जो स्पेशल बातें क्या थी, उसी पर हम लोगों को डिस्कस करना है। तो पहली लाइन देखिए, यहां पर पहली लाइन है कि ये जो सभ्यता थी ये शहरी सभ्यता थी। इंडस वैली वॉज द कंप्लीटली अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ देयर टाइम। पहली विशेषता क्या थी कि ये एक शहरी विशेषता थी। चलिए, आप कहेंगे कि सर एक बात बताइए, क्या उस जमाने में और शहरी विशेषताएं और शहरी सभ्यताएं नहीं थी क्या? तो मैं कहूंगा कि और थी, लेकिन वहां मिक्सचर था। तो हम इसको मिटाते हैं और हम लोग नगर नियोजन पर बात कर रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग जो है नगर नियोजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और नगर नियोजन में पहली जो लाइन है वो मैं मेंशन कर रहा हूँ, सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। पहली विशेषता क्या लिखेंगे बेटा? सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है ना, इस सभ्यता की पहली जो विशेषता ये थी कि इंडस वैली वॉज अ कंप्लीटली अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द टाइम। आप पूछ सकते हो कि सर और जो सभ्यताएं थी, तो देखिए और जो सभ्यताएं थी जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक में हुआ करती है। ठीक है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता में शहर था लेकिन वहां गांव भी था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता शहर और गांव का मिक्सचर था। लेकिन इंडस वैली में ये जो है चीज नहीं पाई जाती, यहाँ पे कोई मिक्सचर वाली चीज नहीं थी। ये कंप्लीटली अर्बन सभ्यता थी, कंप्लीटली ये एक शहरी सभ्यता थी। समझ में आ रहा बेटा? कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताइए। दूसरी चीज ये है कि मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो टेलीग्राम की आईडी हमारी है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरे टेलीग्राम की आईडी को सर्च करिए और उस पर क्लिक करके मुझसे टेलीग्राम पे मिलिए। टेलीग्राम पर आप आएंगे, अगर आपके मन में कुछ और भी बातें हैं तो वो सारी जो बातें हैं वो भी हम लोग वहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये कंप्लीटली एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। यहाँ पर गांव और शहर का मिक्सचर नहीं पाया गया। आगे बढ़ते हैं और इसको नोट भी करते चलना है। कुछ ज़रूरी जो पॉइंट्स हैं इसको आप सभी लोगों को नोट करना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है। अब दूसरी विशेषता पर आते हैं। पहली विशेषता तो हमने लिख दिया कि कंप्लीटली अर्बन सिविलाइजेशन थी। दूसरी विशेषता हमने लिखा दूसरी जो विशेषता थी वो थी कि यहां पर किलाबंदी के साक्ष्य मिले। यहां पर किलाबंदी के साक्ष्य पाए गए हैं। अब आप कह रहे होंगे कि भाई किलेबंदी के साक्ष्य से क्या लेना देना है, कि किलाबंदी क्या चीज़ होती है? तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, कहा जाता है कि जो शहर पाए गए सिंधु सभ्यता के वो चारों तरफ से एक किले के अंदर पाए गए।
सिंधु सभ्यता में जो शहर पाए गए वो किले के अंदर पाए गए। और अब आप कह सकते हैं कि सर ऐसा क्यों है, किले के अंदर क्यों पाए गए? तो देखिए साहब, उस जमाने में अटैक का खतरा होता था, आक्रमण का खतरा होता था। आक्रमण लोग भी करते थे और आक्रमण जानवर भी करते थे। तो उस जमाने के आक्रमणकारियों से, उस जमाने के आक्रमणकारियों से, हिंसक पशुओं से सुरक्षा के लिए शहरों को किले के अंदर बसाया गया। समझ में आ गया? बात क्लियर हो गई? क्योंकि देखिए यहाँ पर यह है कि यूपीएससी में जो प्रश्न आता है उसके पीछे कॉन्सेप्ट जो होता है वो हिडन होता है, ये हमेशा ध्यान देना है। सवाल आसान होते हैं, बस शर्त यह है कि आपकी पहुंच वहां तक होनी चाहिए। कि भाई आप कह रहे हो कि जो शहर थे वो किले के भीतर पाए गए, ठीक है। अच्छा, किले का जो शेप था वो आप कह सकते हैं कि कोई, हम ये नहीं कहेंगे कि वर्गाकार था या आयताकार था, क्योंकि नगर था ना यार। तो नगर क्या होता है कि नगर जो होता है, शहर जो बसता है, भाई कोई जरूरी थोड़े है कि एक तो इसमें क्या था कि जो किले थे वो कह सकते हैं कि चतुर्भुजाकार इस तरह की आकृति पाई गई, ठीक है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे रीजन जो है वो ये है कि जो शहर पाए गए किले के अंदर वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे हुए थे। तकरीबन 12 मीटर जो है वो ऊंची दीवारें पाई गई हैं शहरों के चारों तरफ। तो जैसे मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, जैसे धौलावीरा है, कालीबंगा है, ये ऐसे शहर हैं जो बिल्कुल जो है वो किले के अंदर पाए गए थे। क्यों पाए गए थे उसका रीज़न मैंने बताया कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया गया था, है ना। रीज़न ऑफ द सेफ्टी, रीज़न ऑफ द सिक्योरिटी। अच्छा, आप जैसे एक चीज़ ये भी है कि वर्तमान से आप इसकी तुलना कर सकते हैं। आज के ज़माने में क्या है, आज के ज़माने में आप दिल्ली में अगर देखेंगे, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली कभी आएंगे तो आप देखिएगा दिल्ली में कॉलोनी सिस्टम चल रहा है। एक ज़माने से अपार्टमेंट सिस्टम होता है। ये क्या है, एक्चुअली में बड़ी बड़ी कॉलोनियां होती हैं, उनके चारों तरफ दीवार होते हैं और अंदर मकान बने होते हैं। समझ में आ गया? ऐसा क्यों किया जाता है? और जो कॉलोनी होती है वहां एक गेट होता है, मेन गेट होता है। मेन गेट पर एक सिक्योरिटी बैठी रहती है, वो बंदूक बंदूक लेकर बैठी रहेगी। यानी कहने का मतलब कि अगर उस कॉलोनी के किसी पर्सन से आपको मिलना है तो देन फर्स्ट टाइम यू विल रिपोर्ट टू द सिक्योरिटी कि मैं फला आदमी से मिलना चाहता हूं, आप उससे रिपोर्ट करेंगे। और जब वो सिक्योरिटी फोन करेगी, उस आदमी को बताएगी कि फला नाम का आदमी आपसे मिलना चाहता है। जब वो बोलेंगे कि हाँ भेज दीजिए, तब वो अंदर भेजेगा। इसका मतलब ये है कि आज के ज़माने में भी पॉइंट ऑफ द सिक्योरिटी के नियत से या सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो कॉलोनी है, जो अपार्टमेंट है, उनको चारों तरफ से घेर के बनाया जा रहा है ताकि जो है किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आप इस बात से बहुत ही ज़्यादा अमेजिन हो रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको हैरत हो रही होगी कि भाई आज ऐसा हो रहा है, दिस इज पॉसिबल, भाई ये तो संभव है। लेकिन आज से 4,500-5,000 साल पहले कोई कॉलोनी बनाए, उसमें रहे, उसमें इतनी सिक्योरिटी की व्यवस्था हो, वो 12-12 मीटर 12-12 मीटर ऊंचे जो दीवार हैं वो हो, तो ये क्या है? ये हैरान कर देने वाली बात है। और इस बात पर हम ही हैरान नहीं है, आप भी हैरान नहीं, इस बात पर सब हैरान है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े पुरातत्ववेत्ता हैं, बड़े 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 विद्वान हैं, वो इस बात पर हैरान नहीं कि भाई ये जो सभ्यता बसाई थी वो कोई नॉर्मल लोग नहीं थे, वो इनकी काबिलियत का अंदाजा इस बात से लग जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये हम लोग इसको जो है यहाँ पर नोट भी कर डालेंगे कि क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर पॉइंट पॉइंट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लोग यहाँ पर जो मेजर इश्यूज हैं उसको नोट करेंगे कि भाई क्यों किलाबंदी के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसा
सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता था। ठीक है ना। अब जैसे आप ये भी लिख दीजिए कि जैसे आक्रमणकारी जैसे आक्रमणकारी और हिंसक पशु। समझ में आ गया? बताइए, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज़ें क्लियर हो रही हैं? अगर क्लियर हो रही हैं तो इसको नोट करिए, और नोट करने के बाद स्क्रीन पे लिखिए डन, और जब आप डन लिखेंगे तब मैं इसको मिटा दूंगा। तो चलिए, तो जल्दी से इसको मिटाइए, डन लिखिए और मिटाइए, तब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गया कि किलाबंदी के साक्ष्य क्यों बनाए जाते थे, किले क्यों बनाए जाते थे। अब चलिए, ये तो हो गया, किलेबंदी वाला मामला हो गया। ठीक। अब देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर है सड़कें। तीसरे नंबर पर क्या है? सड़कें। तो अब हम लोग देखा जाए कि सिंधु सभ्यता में सड़कें भी होती थी। अब आप कहेंगे कि सर सड़कें तो हर जगह होती हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई? तो हम कह देंगे बेटा, बड़ी बात ये नहीं है कि सड़कें होती हैं, बड़ी बात ये है कि कुछ उनमें यूनिक था। यकीन मानिए, दुनिया में इतिहास के पन्नों में कभी ऐसी चीजों के लिए जगह दी गई हो जो नॉर्मल हो? तो आप बताओ। इतिहास अपने पन्नों में यूनिक चीजों को जगह देती है। आप ही हैं, आप ही का सिलेक्शन यूपीएससी में तभी होगा जब आपके अंदर कुछ अलग तरह की चीजें पाई जाएंगी, कुछ यूनिक चीजें होंगी, कुछ लीक से हट के चीजें होंगी। किसी ने लिखा है कि तरक्कियों की राह में कामयाब वो हुआ, तरक्कियों की राह में कामयाब वो हुआ, बनाकर अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, बनाकर अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा जो मैटर है, जो पॉइंट है, वो ये है कि सिंधु सभ्यता में सड़कें थी बट वो यूनिक थी। तो चलिए आइए हम लोग देखा जाए कि आखिर यूनिक बात क्या थी यहाँ की सड़कों में। तो देखिए, यूनिक बात यहाँ पर ये थी कि सड़कें जो होती थी सिंधु सभ्यता की, वो काफी चौड़ी होती थी। सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वो काफी चौड़ी थी। कहीं कहीं तो 9 मीटर लिखा हुआ है, कहीं कहीं लिखा है कि 4 बैलगाड़ियां एक दूसरे को एक साथ क्रॉस कर सकती थी। अब आप बताइए, 4 बैलगाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस कर सकती थी, इस तरह की सड़कें थी। सड़कें एकदम जो है चौड़ी थी। अच्छा, एक चीज मैं बता रहा हूं, आज हमारे देश में, आज हमारी सरकारें अक्सर जो है एक अभियान चलाती हैं जिसको कहते हैं अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान। कभी सुना है आप लोगों ने अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान? इलाहाबाद हो, दिल्ली हो, भारत के बड़े बड़े जो शहर हैं उसमें सड़कों के किनारे जो मकान बने होते हैं उनको तोड़ा जाता है, जो दुकानें होती हैं उनको तोड़ा जाता है। एक बहुत बड़ा इश्यू है। होता क्या है कि सरकार अभियान चलाएगी, बुलडोजर से गिराएगी, तोड़ेगी, साफ करेगी, सड़कों के किनारे की जो मकान है, जो अतिक्रमण लोग कर लेते हैं, जबरदस्ती बना लेते हैं। फिर क्या होता है? सरकार चेंज होगी, फिर से वो मकान बन के खड़े हो जाए। ये चीजें हम सिंधु सभ्यता में नहीं पाते। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि ये प्री प्लान्ड थी। इंडस वैली वाज प्री प्लान्ड। कहने का मतलब यह है कि सिंधु सभ्यता को बसाने वालों ने पहले योजना बनाई, फिर उसके बाद इस शहर को बसाया था। ऐसा नहीं था कि शहर में जैसे तैसे मकान बनते चले गए और जो है कारवां बनता गया, ऐसी कोई बात नहीं थी। पहले शहर को प्लान किया गया, पहले उसकी योजना बनाई गई, फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग वहां पे मकानात बनाए।
तो यही कारण है कि सिंधु सभ्यता के जो मकान है वो 1 इंच भी आगे और पीछे नहीं दिखाए जाते। सारे जो मकान हैं वो बिल्कुल एक सीध में बने। समझ के आ गई ये बात? तो अब कहने का मतलब ये है कि जब मकान एक सीध में बने होंगे तो फिर सड़कों पर अतिक्रमण का तो कोई खतरा ही नहीं ना। तो सिंधु सभ्यता में सड़कें चौड़ी थी, इसका कारण ये था कि जो शहर था वो प्री प्लान था। आज की तरह से अगर व्यवस्था होती तो शायद सिंधु सभ्यता की जो 9 मीटर चौड़ी सड़क है वह 5 मीटर जो है चौड़ी गली में बदल जाती। बात समझ में आ गई? तो एक चीज बेटा यहाँ पे समझ में आती है कि जो सिविलाइजेशन होता है वो सिविलाइज लोगों के कारण होता है। सिविलाइजेशन का मतलब ही है सिविलाइज लोग। अगर लोग सिविलाइज नहीं होंगे तो कभी भी सिविलाइजेशन नहीं बन सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कह रही है स्वच्छता अभियान चला रही। सरकार क्या कह रही है? स्वच्छता अभियान चला रही है। लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। हमारी सरकार जो है वो बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े हाईलाइटेड पॉलिटिशियन हैं, वो झाड़ू लेके सफाई कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भाई सफाई करिए। कहने का मतलब ये है कि अगर जिस सिविलाइजेशन के लोग सफाई को लाइक नहीं करेंगे, सरकार चाहे कितनी भी सफाई क्यों न कर ले, सड़कें साफ नहीं हो सकती, गली मोहल्ले साफ नहीं हो सकते। हमारे गली और मोहल्ले तभी साफ होंगे जब हम साफ होंगे, जब हम स्वच्छता को फॉलो करेंगे। तो ये बड़ा मैटर कि इंडस वैली के लोग सफाई पसंद थे, वो लोग स्वच्छता प्रेमी थे, इसलिए वहां पर गंदगी के साक्ष्य नहीं पाए जाते। जब तक लोग इसके लिए तैयार नहीं होंगे तब तक जो है गली मोहल्लों में सड़कों पर सफाई का प्रबंध नहीं हो सकता। सरकार आपके घर में आकर झाड़ू नहीं लगा सकती, सरकार के कर्मचारी आपके घर की सफाई नहीं कर सकते। अगर सफाई व्यवस्था बनेगी तभी बनेगी जब लोग जागरूक हों, जब नागरिक जागरूक हों, जब हर नागरिक इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि हमें अपने आसपास सफाई करना है। ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो चमक थी, सिंधु सभ्यता जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, इस सिविलाइजेशन में सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ के लोग वाकई में सिविलाइज्ड थे। वो सफाई को पसंद करते थे, इसलिए सफाई थी। ऐसा नहीं था कि वहाँ सरकार जो है लोगों के घरों में आके सफाई करती थी, ऐसी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बच्चों जो चीज़ मुझे बताना है, जो कि हम सड़कों की बात कर रहे हैं, कि शहर जो है प्री प्लान्ड था, पहले से प्लान था। सड़क कितनी चौड़ी होगी ये पहले से तय था। तो जो चीज़ प्लान्ड होती है ना वो खूबसूरत भी होती है और कामयाब भी होती है। जो चीज़ प्लान्ड ना हो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि खूबसूरत हो और कामयाब हो। तो यहाँ पर ये बड़ा मायने रखता है। तो तीसरे नंबर पर हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं सड़कों के बारे में। तो चलिए आइए थोड़ा सा हम लोग इसको मिटाते हैं। अगर आप लोगों ने लिख लिया हो, डन कर लिया हो, तो हम लोग मिटाने जा रहे हैं इसको। और अब हम लोग सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन पर बात कर रहे हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे सड़कों की। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो सड़क है और इसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। चूँकि सड़क इसलिए क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थीं वो बहुत ही यूनिक थी। तो क्या खासियत थी सिंधु सभ्यता के सड़कों में, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन, ठीक है। इसमें तीसरे नंबर पर हमने लिख दिया
सड़कें। ठीक, तो अब आप पूछ सकते हैं कि सर इतनी देर सड़कों के बारे में आपने बताया, आखिर कौन सी ऐसी यूनिक बात थी कि जिसके कारण इतिहास के पन्नों में सड़कों को जगह देनी पड़ी, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वो काफ़ी चौड़ी थी। चौड़ी इसलिए थी क्योंकि वहाँ के लोग इसके लायक थे। उन्होंने अपने मकान ऐसे नहीं बनाए जिससे सड़कों का अतिक्रमण हो। आज तो हालत ये है जनाब कि आप जो है, आप अपने ही शहर को देख लो, कभी 4 व्हीलर लेके निकल जाओ, कई ऐसी जगह आएंगे जहां आपकी गाड़ी टकरा जाएगी। लोगों ने क्या किया, लोगों ने एक गाड़ी निकलने तक की जगह नहीं छोड़ी। हालत ये है, बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है कि गाड़ी एंट्री कर रही है, किसी के मकान के बारजे से टकरा रही है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जब अपने मकान बनाए तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि सड़कों का अतिक्रमण ना हो, कोई गाड़ी कोई कार उसमें टकरा ना जाए, कोई फंस ना जाए। तो ये चीज़ें हम इंडस वैली में नहीं पाते। तो क्या कहेंगे कि सिंधु सभ्यता की सड़कें काफ़ी चौड़ी थी। सिंधु सभ्यता की सड़कें काफी चौड़ी थी। करेक्ट, लगभग 9 मीटर बताई जाती है सड़कों की जो चौड़ाई है। सिंधु सभ्यता की सड़कें काफी चौड़ी थी। और क्या दूसरी विशेषता थी? सफाई थी भाई। सफाई बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली मैं कहने का मेरा जो मतलब है वो बस यही है कि जब तक कि हम और आप अवेयर नहीं होंगे, जब तक हम में और आप में सफाई नहीं होगी, तब तक हमारी सड़कें साफ नहीं होगी, हमारी गलियां साफ नहीं होंगी, ठीक है, हमारे आसपास जो है सफाई नहीं होगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वच्छता जो है वो एक्सटर्नल नहीं है, स्वच्छता इंटरनल है। तो इंसान का मन अगर साफ है, हम अगर सफाई पसंद करते हैं तो हम अपने आसपास भी सफाई बनाए रखेंगे। तो सिंधु सभ्यता में ये चीज़ें पाई गई थी। तो सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वो काफ़ी चौड़ी थी, है ना। साफ सफाई का प्रबंध था। साफ सफाई का प्रबंध था, ठीक है। इसके अतिरिक्त और क्या बात थी? तो जो सड़कें थी वो समकोण प्रकार की थी। सिंधु सभ्यता में जो सड़कें थी वो समकोण प्रकार की थी, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ सड़कें थी, पूरब से पश्चिम की तरफ सड़कें थी, ठीक है। पूरब से पश्चिम की तरफ सड़कें थी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आड़ी टेढ़ी सड़कें नहीं थीं। जो भी सड़कें थीं वो बिल्कुल सीधी थीं। और आपको पता ही है कि आजकल जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं, जो बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सड़कें चौड़ी होती हैं, साफ सुथरी होती हैं, प्लस सीधी होती हैं। क्योंकि एक्सप्रेस वे पर गाड़ी की जो स्पीड होती है वो तकरीबन तकरीबन 100 के पार होती है। हम सिंधु सभ्यता में गाड़ी की तो बात नहीं कर रहे कि वहाँ पे गाड़ी मोटर कार तो नहीं था, बट चाहे जो भी था, मैं कह रहा हूँ बैलगाड़ी ही थी, नॉर्मली जो भी थी। लेकिन अगर सड़कें चौड़ी हैं, साफ सुथरी हैं और सीधी हैं तो बैलगाड़ी चलाने वालों को या फिर बस चलाने वाले, कार चलाने वाले, सबको सहूलत हो जाती। तो इस बात को देखकर तो यही लगता है कि दे वेयर वेरी वेरी ब्रिलियंट पर्सन्स। बहुत ही ज़्यादा वो समझदार रहे होंगे, क्योंकि जो काम उन्होंने 4,500 5,000 साल पहले किया वो काम हम लोग अब कर रहे हैं। अब हमारे देश में एक्सप्रेस वे बन रही है, अब हमारे देश में हाईवेज बन रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो बड़ा गजब का है। तो देखिए बेटा, इतिहास पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम
पुराने लोगों की गलतियों को भी देखते हैं और उनकी अच्छाइयों को भी देखते हैं। उनकी अच्छाइयों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उनकी गलतियों से हम सुधार कर सकते हैं कि भाई वो गलती ना हो। अब पता ही है, आप कभी किसी सड़क पे सफ़र करिए और आगे लिखा हो अंधा मोड़ है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो अंधा मोड़ आता है, खून सूख जाता है। अरे बाप रे, कहीं कोई जो है बौड़ाहट आपका आदमी ना आ जाए सामने से, अगर आ गया तो फिर क्या होगा। तो ज़रा सोचिए। और सड़क एकदम सीधी है, तो एक नॉर्मल जो चालक होता है, एक थोड़ा सा अच्छा चालक नहीं है, थोड़ा 19-20 है, वह निकल जाएगा। लेकिन अगर सड़क घुमावदार है तो भाई जाहिर सी बात है कि अब तो वही है कि उसमें क्या होगा वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये इतनी बढ़िया क्वालिटी है, इसको पढ़ने के बाद दिल खुश हो जाता है कि कमाल है, कितने ज़बरदस्त, कितने शानदार लोग रहे होंगे जिन्होंने इतनी बेहतरीन व्यवस्था की थी। और यहाँ पर मैं अपने विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि आप क्लास को एंजॉय करिए। किसी चीज़ को अगर अपना बनाना हो तो उसका एक सिंपल सा रास्ता है, उससे मोहब्बत शुरू कर दीजिए, वो चीज़ आपकी हो जाएगी। और अगर आप नफ़रत करेंगे, नफ़रत का मतलब ये है कि ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, तो वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर जाएगी। हिस्ट्री एक कहानी है, और कहानी को अगर कहानी की तरह से आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो यकीन मानिए ये सब्जेक्ट इतना प्यारा है कि ये एक एवरग्रीन सब्जेक्ट है। इसको पढ़ने के बाद ये जाहिर सी बात है कि आप अगर आईएएस बनने का ख्वाब रखते हैं तो इतिहास उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। अगर अगर इतिहास से आप लगाव रखते हैं, अगर आप इस सब्जेक्ट को एंजॉय करते हैं तो ठीक है। तो सड़कों में क्या था बेटा कि साफ सफाई का प्रबंध था, और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों को नोट करना है। समकोण का मतलब यही है, सीधे, एकदम पैरेलल। तो ये चीज़ें नोट करना है। और देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो अध्ययन करना है वो कंपेयर करके करिए। जब आंसर लिखिए तो कंपेयर करके लिखिए। ज़्यादा नंबर पाने का सबसे बढ़िया रास्ता है आपके अंदर कंपेयर होना चाहिए। भाई यूपीएससी आपको अगर इतिहास पढ़वा रही है तो इसका मतलब ये है कि आप गुजरी हुई चीज़ों से, बीती हुई चीज़ों से, गुजरी हुई चीज़ों से कुछ सीखें, और सीख कर उसको जो है क्या करें, यूटिलाइज करें अपने कामों में, उससे आप आगे बढ़ें, है ना। यूटिलाइज करिए इसको। तो ये चीज़ हो गया, सड़कें हो गया, समझ में आ गया। और ये भी चीज़ है कि ये जो सड़कें थी, जाहिर सी बात है कि आप यही जो समकोण है इसी को आप चारों तरफ से घेर देंगे तो ये चेसबोर्ड के आकार का हो जाएगा। यानी सड़कों का जो सिस्टम था बिल्कुल चेसबोर्ड पर आधारित था, शतरंज नुमा। शतरंज में क्या होता है, ऐसे ही तो सब फिगर होता है शतरंज का। तो ये मामला थे। अब ये चीज है कि आपके मन में आएगा कि भाई देखिए, अब उस जमाने में क्या था, उस जमाने में एक चीज था कि यहाँ की जो सड़कें थी वो आज की तरह से पक्की सड़कें नहीं थी। ये बात तो क्लियर है। उस जमाने में हालांकि ऐसा भी नहीं था कि वो पक्की सड़कें नहीं बना सकते, क्योंकि वो पक्के मकान बनाना जानते थे तो पक्की सड़कें भी बनाते। लेकिन उस जमाने में सड़कें कैसी थी, कच्ची थी, मिट्टी की सड़कें होती थी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लाइन क्या लिख लेंगे कि इस ज़माने में जो सड़कें थी वो कैसी होती थी, कच्ची सड़कें। तो हम लोग इसको मिटाएं और यहाँ पर एक लाइन और जोड़ दें सड़कों में कि यहाँ पर कच्ची सड़कें पाई गई हैं, मिट्टी की सड़कें पाई गई हैं। ठीक है,
यहां पर कच्ची सड़कें पाई गई है। करेक्ट? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? समझ में आ रही है चीजें साफ? ओके, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। अब देखिए यहां पर सड़कों के बाद नालियों का नंबर आता है। ठीक है, यानी पानी, गंदे पानी को शहर से बाहर निकालने के लिए नालियां बनी होती थी। ठीक है ना? अब नालियों से पहले भी मान लीजिए हम मकान की तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा, मकान के बाद हम लोग नालियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सड़कों के बाद हम लिखेंगे मकान। हेडिंग डालेंगे सिंधु सभ्यता के मकान। इसको मिटा दिया जाए अगर आप कहें तो, अगर हो गया हो तो बताइए। डन लिखिए स्क्रीन पे, इसको मिटाया जाए। तो सड़कों के बाद अब आ जाइए मकान पर। सिंधु सभ्यता में मकान कैसे थे, क्या इसका सिस्टम था, इस पर बात करेंगे। तो देखिए साहब, आज आपके मकान में जो सुविधाएं हैं, जैसे आप जिस मकान में रहते हैं, मकान पक्की ईंटों के बने होते हैं, वहाँ भी ऐसा था। आपके मकान में जो है कई कमरे हैं, उनके घर में कई कमरे थे। उनके यहाँ कम से कम 10 से 12 कमरे एक मकान में पाए जाते थे। आपके मकान में डाइनिंग टेबल है, आप बैठ के खाना खाते हैं, उनके यहाँ भी डाइनिंग टेबल जैसी चीज़ों के साक्ष्य मिलते हैं। आपके पास बाथरूम है, बाथरूम में आप ठंडे के मौसम में गीज़र से नहाते हो, गर्म पानी से नहाते हो। वहाँ पर भी हम देखते हैं गीज़र तो नहीं था, लेकिन वहाँ कुछ मिट्टी के पाइप मिले हैं जिस पर जो है वो धुएं जैसे निशान आप कह सकते हैं, या जले हुए के निशान इस बात की दलील देते हैं कि बाथरूम में गर्म पानी का प्रयोग भी वो लोग करते थे। ठंडा पानी तो यूज़ ही करते थे, गर्म पानी भी करते थे। यानी बड़ा ही समझिए यूनिक मामला था। मतलब 4,500 से 5,000 साल हमारे मकानों में जो सुविधाएं पाई जाती हैं, वो सुविधाएं उस जमाने में पाई जाती थी। ये बात हैरान कर देने वाली बात है, ये बात हमें अचरज में डालती। पहली चीज तो ये है बेटा कि सिंधु सभ्यता के जो मकान थे वो चेस बोर्ड व्यवस्था पर आधारित थे। शतरंज का जो सिस्टम होता है उस पर आधारित थे, शतरंज नुमा व्यवस्था पर आधारित है, चेस बोर्ड आकृति पर आधारित। चेस बोर्ड समझ रहे हो ना? चेस बोर्ड की आकृति कैसी होती है? ये है चेस बोर्ड की आकृति। एकदम से मकान जो है वो चेस बोर्ड की आकृति पर आधारित है। पूरे शहर को ऐसा लगता है कि प्री प्लान तरीके से बसाया गया था। यानी जो मकान होते थे वो जो शतरंज नुमा व्यवस्था है उस पर आधारित थे। मकान का प्लान पहले किया गया, उसके बाद मकान बनाया गया। इसका मतलब ये है कि मकान एक सीध में बने हुए थे, कोई भी मकान आगे और पीछे नहीं था। पहली चीज तो हम लोग लिखेंगे।
शतरंज नुमा, व्यवस्था के अंतर्गत बनाए गए थे। शतरंज नुमा व्यवस्था के अंतर्गत बनाए गए थे। ठीक है, आगे लिखेंगे कि मकान एक सीध में बनाए गए। यानी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर मकान जो है एक सीध में हो, जैसा कि आप यहाँ पर एक डमी जो फोटोग्राफ है इसमें देख रहे हैं आप, अगर मकान एक सीध में हो और बिल्कुल भी उसमें आगे पीछे कोई मकान न हो, तो आप वहाँ की सुंदरता का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो मकान एक सीध में बनाए गए थे। थोड़ा भी 1 इंच भी, विद्वान बताते हैं कि 1 इंच भी मकान जो है वो आगे और पीछे मौजूद नहीं थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो नोट कर लीजिए इस चीज़ को। अब यहाँ पर जो मकान की बात आती है कि देखिए मकान जो थे वो 1 मंजिला भी थे, 2 मंजिला भी थे और बहुमंजिला भी थे। मकान का जो निर्माण है वो पक्की ईंटों के द्वारा किया गया था, जिप्सम और बिटुमिनस की जोड़ाई के द्वारा। तो हम लिखेंगे कि मकान पक्के बनाए गए थे। मकान पक्के बनाए गए थे। ठीक है ना? यहाँ के मकान एक मंजिला, ठीक, 2 मंजिला और बहुमंजिला थे। ठीक है ना? 1 मंजिला, 2 मंजिला और बहुमंजिला थे। अच्छा, एक मकान में जो सुविधाएं पाई जाती हैं, एक मकान में क्या क्या पाया जाता है, वो सारी चीज़ें इस मकान के अंदर मौजूद थी। मतलब वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड थे कि उन लोगों ने वो चीज़ें आज से कई हज़ार साल पहले बना ली थी, जो चीज़ें आज हमारे मकान में पाई जाती हैं। और सचमुच में आपको बताऊं कि आज क्या है, आज सबसे बड़ी चीज़ है कि एक अच्छा मकान किसको माना जाता है कि मकान में जो है बाथरूम हो, मकान में लेटरिन हो, मकान में आंगन हो, मकान में किचन हो, मकान में सारी जो व्यवस्था है, जो भी सहूलत की चीज़ें हैं, वो सब कुछ विद्यमान है। ठीक है, आराम से। तो ये चीज़ मैं कह रहा था, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मिटाते हैं मकान के बारे में और भी जानकारियाँ लिया जाए। सबसे पहले आप लोग इसको नोट करिए। प्लीज नोट इट इफ यू गॉट इट। मैं इसको मिटाना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। सभी बच्चों से दरख्वास्त है मेरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मकान के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन लें। मतलब हम लिखेंगे कि उस समय के मकानों में वो सारी सुविधाएं लगभग पाई गई जो हमारे आज के मकानों में पाई जाती हैं।
जो आज के मकानों में पाई जाती है। अब जैसे आप कह सकते हैं कि सर बताइए कौन कौन सी सुविधाएं हैं, तो चलिए हम वो सुविधाएं लिख भी देते हैं क्या क्या पाई जाती है। बताइए आपके मकान में आंगन पाया जाता है, और आज के ज़माने में तो ये ख़त्म होता जा रहा है। आंगन जो है मकानों की विशेषता होती थी। आंगन क्या होता है? एक खुली जगह होती है जहाँ लोग थोड़ी देर बैठते हैं और वहाँ पर उन्हें शांति मिलती है, उन्हें ठंडी हवा मिलती है, धूप मिलती है, गर्मी मिलती है, सब कुछ। तो पुराने मकानों में आंगन जो होता था वो एक नेसेसिटी होती थी कि आंगन में कोई बड़ा प्रोग्राम है, वहाँ टेंट डाल के प्रोग्राम कर लिया। आज के ज़माने में आंगन धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। आज मकान ऐसे बन रहे हैं जिसमें आंगन नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज के मकानों में लोग थोड़ा परेशान होते हैं, लोग बाहर जाना चाहते हैं, लोग घूमना चाहते हैं। अब आज का ट्रेंड है कि भाई दिन में एक बार आदमी बाहर जाता है। महिलाएं जो घरों में ही कई कई महीने रहती थी, अब वो उनको भी ये रहता है कि भाई उनको बाहर जाना। क्यों? क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन लेना है, ठंडी हवा लेनी है, उनको जो है धूप लेना है। तो पुराने ज़माने में क्या था, मकानों में आंगन कंपलसरी होता था। हम कहेंगे आज के भी घरों में आंगन पाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे शहरों में हम देख रहे हैं कि जो आंगन की व्यवस्था है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। ठीक है, तो आंगन जो है, जो एक नेसेसिटी होती है मकान की, वो उस समय के मकानों में भी मौजूद थी। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। ठीक है, आंगन के बाद क्या है? रसोई, किचन जिसको आप कहते हैं। तो किचन क्या है? आज के मकानों में भी किचन होता है। जाहिर सी बात है, लोग मकान लेते हैं या मकान बनवाते हैं तो उसमें किचन पर खास ध्यान होता है कि भाई हमारा किचन अच्छा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें हवा का प्रबंध होना चाहिए। ये सब कुछ उस समय के मकानों में पाया गया। ठीक है, उसके बाद टॉयलेट एक बड़ी नेसेसिटी है कि यकीन मानिए अब जाकर सरकार अभियान चला रही है, लोगों को सरकार अप्रिशिएट कर रही है कि भाई अपने घरों में टॉयलेट बनवाइए। पुराने ज़माने में क्या था? पुराने ज़माने में घरों में टॉयलेट गांव में ज़्यादातर नहीं होते थे, है ना? लेकिन वो सरकार अप्रिशिएट कर रही है, सरकार योजनाएं चला रही है कि आप टॉयलेट अपने घरों में बनाइए, आप बाहर खुले में शौच मत जाइए। उस ज़माने के मकानों में बेसिकली टॉयलेट पाए जाते थे। ज़रा सोचिए कि सोचने के बाद इंसान हैरान हो जाता है कि कमाल है, उस ज़माने के लोग कितने टैलेंटेड रहे होंगे। तो टॉयलेट पाए जाते थे। उसके बाद भाई देखिए आज क्या है, आज आपके मकानों में मोटर लगा हुआ है, मोटर चलाए पानी चल रहा है, मशीन लगी हुई है। लगी है कि नहीं लगी? उस ज़माने में ना तो मोटर था ना मशीन थी। उस ज़माने में कुआं पाया जाता था, और कुआं लोगों के घरों में बेसिकली पाया जाता था। ठीक है ना? इस कुएं से लोग पीने के लिए ताज़ा जो पानी है वो निकाला करते थे। एक चीज़ और बताऊं बच्चों, कि जो उनका कुआं होता था ना वो बहुत साफ सुथरा होता था। उनके कुएं में गर्द गुबार और गंदगी नहीं पाई जाती थी। कुएं को समय समय पर साफ किया जाता था। और कुएं बेसिकली जो होते थे वो गोलाकार नहीं होते थे, बल्कि दीर्घ वृत्ताकार होते थे। कैसे होते थे बेटा? दीर्घ वृत्ताकार। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को? और क्या था? अगली नेसेसिटी होती है भाई स्नानागार। देखिए जो सफाईदार इंसान होगा, जो सफाई का महत्व समझता है, वो स्नानागार का मतलब समझता है। भाई नहाने के लिए स्नानागार बनाए जाते थे उस ज़माने में। उनके स्नानागार ऐसे होते थे कि नीचे जो है बिटुमिनस का लेप होता था, नीचे जो है वो सीमेंटेड जैसी चीज़ें होती थी, वैसा बनता था। उनके स्नानागार में गर्म और ठंडे पानी दोनों की व्यवस्था थी। आपके भी स्नानागार में ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। आज के ज़माने में लोग गीज़र वगैरह लगा के एकदम से सट किए रहते हैं कि जाड़े में नहाने में आसानी हो। तो स्नानागार वहाँ पाया जाता था। क्योंकि लोग सफाई पसंद थे, लोग जो है स्वच्छता को बहुत लाइक करते थे, इसलिए ये सारी चीज़ें वहाँ के मकानों में पाई जाती। तो आप देखा आपने, कहने का मतलब ये है कि सिंधु सभ्यता के लोग आज भी हमें शर्मिंदा कर देते हैं कुछ जगहों पर कि उनके पास वो चीज़ें मौजूद थी जो शायद हमारे पास मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हमने मकान तो बना लिए,
आज हमारे घरों में सारी सुविधाएं तो मौजूद है, लेकिन आज भी कुछ सीमा तक जो गंदगी है, जो लोगों का मिजाज है वो नहीं बदला। कि सफाई जो होती है वो, यकीन मानिए डॉक्टर कहते हैं कि भाई बीमारी से बचने का सबसे आसान रास्ता क्या है? सफाई। सबसे आसान रास्ता है सफाई। आप अगर सफाई नहीं रखते, आज क्या है, आज हाथ को धोना, हाथ को धोइए, नहाते हैं लोग, खाने की सफाई, पीने की सफाई। तो कहने का मतलब ये है कि आज के ज़माने में सरकार को कहना पड़ता है। आप ही हैं, समझदार आदमी है, पढ़ने लिखने वाले हैं, आप कहीं जा रहे हैं, कोई आदमी गंदा कर, आदमी कहते हैं यार बड़ी बेकार आदमी हो यार, काहे लिए गंदा कर रहे हो यार, चारों तरफ गंदगी फैला रहे हो। आप कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे यार काहे गंदगी फैला रहे हो, ठीक है? तो वो कहता है तुम कौन होते हो कहने वाले, हम कूड़ा फेंकेंगे, आएंगे ना उठाने वाले कूड़ा ले जाएंगे। हालत ये है साहब कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलिए, शहरों में कुछ जगहों पे मॉर्निंग वॉक पे आप जा रहे हैं और ऊपर मकान के ऊपर से किसी ने कूड़ा आपके ऊपर, नींद में उठा, अब नींद में महिला है कि पुरुष है कौन देखता है, नींद में उठा, कूड़ा उठाया, नीचे डाल दिया, सड़क पे डाल दिया, आपके ऊपर पूरा कूड़ा गिर गया, आप ऊपर ताक रहे हैं कौन है बे, क्या है बे, और जाके नींद में जाके आराम से सो गया। अगले दिन उसको कोई पूछेगा भी, करे भाई आपने कूड़ा वूड़ा किसी पे फेंक दिया था क्या, बोलेगा हमको क्या पता है। तो भाई सड़कों पे लोग कूड़ा सीधे फेंक देते हैं, आपके शहर में भी ऐसा होता होगा, आपने देखा होगा, तो आप बताइए। सबसे बड़ी चीज है कि सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सफाई स्वच्छता तब तक नहीं आ सकती जब तक लोगों के मिजाज में स्वच्छता ना हो। लेकिन सिंधु सभ्यता में हम पाते हैं कि वहाँ के लोग स्वच्छता प्रेमी थे, वहाँ के लोग सफाई को पसंद करते थे। यही कारण है कि सिंधु सभ्यता अपनी स्वच्छता के लिए जानी गई। तो समझ में आ गया बेटा, मकान समझ में आ गया। अब मकान के बाद जो है हमारा जो अगला टारगेट है वो क्या है? नालियाँ, या जिसको जल प्रणाल व्यवस्था भी आप कह सकते हैं, जल निकास, या हम कह देंगे नालियाँ। तो जल निकास में कई चीज़ें आएंगी ना। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो मकान का गंदा पानी होता था वो मिट्टी की नालियों के माध्यम से, मिट्टी की पाइप के माध्यम से जो है नीचे गली में नालियों की तरफ चला जाता था। तो नालियों में मकान का गंदा पानी जाकर गिरता था और नालियों के माध्यम से, नालियाँ जो होती थी वो ढकी हुई ऊपर से पाई गई है। नालियों की समय समय पर सिंधु सभ्यता के लोग सफाई करते थे। ये जो नालियाँ होती थी ये गंदा पानी ले जाकर बड़े गटर में गिरा देती थी जो सड़क के नीचे होता था। तो प्रणाल व्यवस्था सिंधु सभ्यता की सबसे खूबसूरत अगर कोई चीज़ आप कहेंगे तो जल प्रणाल व्यवस्था है, जल निकास व्यवस्था है। सिंधु सभ्यता में एक नगर है धौलावीरा जो अपने जल निकास व्यवस्था के लिए ही जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। तो हम कहेंगे कि मकानों का गंदा पानी नालियों के माध्यम से है ना, मेन सड़क के नीचे बने गटर में चला जाता था, मेन सड़क के नीचे बने गटर में चला जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बेटा ये आज का जो टॉपिक था हम लोगों का, ये बेसिकली बेस्ड था सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन पर। ठीक है ना, सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन बहुत ही ज़्यादा फेमस टॉपिक है। नगर नियोजन पर मेंस पर भी प्रश्न आता है, मेंस में नगर नियोजन से मेंस में भी प्रश्न आता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम होगी, किसी तरह की दिक्कत होगी तो टेलीग्राम पर आप हमें बताना, उसका जवाब मैं दूंगा आप लोगों को।
और दूसरी चीज़ ये है कि इसको नोट कर लीजिए और आगे नोट करने के बाद आप बताएं, डन कर दें तो मैं इसको कंप्लीट कर दूं, मिटा देता हूं। तो पहली चीज़ ये है कि आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो कैसा लगा, ये ज़रूर हमें बताना अपने कमेंट्स के द्वारा। दूसरी चीज़ ये है बच्चों कि जब भी आप अनअकैडमी पर एडमिशन लीजिए और अगर आपसे प्रोमो कोड मांगा जाए तो आप प्रोमो कोड की जगह पर MNUS को डालिए, ठीक है। अगर MNUS को आप यूज़ करोगे तो 10% आपकी फ़ीस में डिस्काउंट होगा। तो ये 10% की जो छूट है ये आपको तभी मिलेगी जब आप रेफरल कोड MNUS को यूज़ करोगे, ठीक है। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दो इसको, ताकि कुछ और बच्चों की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। बेल आइकन्स का बटन दबाइए, बेल आइकन्स का बटन दबाइए, बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल जाए। तो बच्चों आज की क्लास कैसी लगी ये आप हम लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर, और क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं आर्ट एंड कल्चर के एक और टॉपिक को लेके बहुत जल्द आपके सामने मैं आने वाला हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।